कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई का जोहार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। गव्य विकास निदेशालय की ओर से हरा चारा उत्पादन एवं ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालक संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी या नजदीकी डेयरी पशु विकास केंद्र से मौसम एवं उपलब्धता के अनुसार चारा बीज मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। एक पशुपालक जब व्यवस्थित तरीके से बड़ी संख्या में मवेशी पालन करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पर्याप्त मात्रा में चारा का प्रबंध करना। उस पर हरा चारा सदा मिले ही ये कोई जरूरी नहीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गव्य विकास विभाग झारखंड की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है हरा चारा उत्पादन एवं ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पशुपालक किसान ऐसी भूमि का विकास करें जिस पर स्वयं हरा चारा का उत्पादन करें। इसके लिए विभाग द्वारा मुफ्त में चारा बीज उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि इस वर्ष रबी मौसम में राज्य के 2,29,000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती की जाएगी। कृषि विभाग ने इस मौसम में 10 लाख हेक्टेयर जमीन में खेती का लक्ष्य रखा है। उसके आधार पर ही जिलावार फसलों की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। कृषि विभाग झारखंड सरकार द्वारा इस वर्ष रबी फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित करके पैदावार हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कुल 10 लाख हेक्टेयर जमीन में रबी की खेती की जाएगी, जिसमें 2,39,000 हेक्टेयर में गेहूं, 2.33 लाख हेक्टेयर में चना, 49,000 हेक्टेयर में मटर, 79,000 हेक्टेयर में मसूर, 3 लाख हेक्टेयर में राई सरसों और 27,000 हेक्टेयर में मकई की खेती की जाएगी। आलू के फसल में ब्लैक स्कार्फ यानी काली रूप नामक बीमारी लग जाने से आलू के कंदों पर गोल आकार की भूरी काली पपड़ी बनने लगती है और फसल बर्बाद हो जाती है। ब्लैक स्कार्फ से बचाव के लिए आलू के बीज को कार्बेंडाजिम के 0.1% या 0.3% बोरिक अम्ल के घोल से उपचारित कर लें। झारखंड में आलू की खेती से बहुत बढ़िया पैदावार पाया जाता है। जब आलू अपने बढ़वार पर होता है तो किसानों को अपने फसल के प्रति चौकस रहना और लगातार निगरानी करनी चाहिए कि फसल में कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग रही है। आलू के फसल में कई दफा ब्लैक स्कर्फ यानी काली रूप नामक रोग का प्रकोप देखा जाता है। इस रोग का असर आलू के कंद पर पड़ता है और फसल बर्बाद हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए बुआई से पहले बीजोपचार करने। इसके लिए आलू के बीजों को प्रति किलोग्राम की दर से कार्बेंडाजिम के 0.1% या 0.3% बोरिक अम्ल के घोल से उपचारित कर लें। झारखंड में बहुतायत मात्रा में बखला की खेती की जाती है। किसान भाई बखला के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद विक्रांत लगाएं। इस प्रभेद के पौधे 1 मीटर लंबे होते हैं और इनके फलियों में 25% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इस प्रभेद की उत्पादन क्षमता 42 क्विंटल हरा बखला प्रति हेक्टेयर है। कृषि वैज्ञानिकों ने झारखंड की जलवायु और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए बखला फसल का एक ऐसा उन्नत प्रभेद विकसित किया है जो भरपूर उपज देने की क्षमता रखता है और खासकर झारखंड के लिए अनुशंसित है। बखला के इस उन्नत प्रभेद का नाम है विक्रांत। बखला के खेती तो आप लोगों ने किया होगा। हमारे यहाँ के लिए जो है विक्रांत नाम की एक जो किस्म है वो अनुशंसित किया गया है, जो कि 130 दिन में पक जाता है। इसकी उपज जो है करीब जो है आपको 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है हरा के रूप में, मतलब कि आपको पॉड के रूप में जो सब्जी के रूप में लेते हैं, और 15 क्विंटल के रूप में जो है आपको बीज के रूप में जो दलहन के रूप में आपको उपज मिल जाती है। खेतों की जुताई के बाद सबसे पहला और सबसे अहम काम होता है मिट्टी को भुरभुरा और समतल करना। रोटावेटर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो मिट्टी को भुरभुरा और समतल करने का काम करता है। यह ट्रैक्टर चालित यंत्र है। जाहिर सी बात है कि यह बहुत तेज गति से अपना काम संपन्न करता है। किसान जब खेतों की पहली जुताई करते हैं तो मिट्टी एकदम से भुरभुरी ना होकर बड़े बड़े ढेलों के शक्ल में होती है। इन ढेलों को फोड़ने के लिए किसान लकड़ी से बने हथौड़ा नुमा पारंपरिक उपकरण या कुदाल का इस्तेमाल करता है।
इस तरीके से किए गए कार्य में काफी वक्त लगता है और सफाई के साथ काम भी नहीं होता है। लेकिन रोटावेटर एक ऐसा आधुनिक कृषि यंत्र है जो बखूबी ढंग से मिट्टी को भुरभुरा और समतल करने का काम करता है। ये उपकरण ट्रैक्टर के जरिए चलता है और एक ही बार में दोनों काम करता है। श्यामधनी महतो पालम गांव के रहने वाले हैं और ये अभी बागवानी मिशन के तहत सघन अमरूद की खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्लेडोलियस और गेंदा फूल की भी खेती कर रहे हैं। ये जैविक खाद बनाते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। आइए उन्हें से मिलकर उनकी सफलता का राज जानते हैं। श्यामधनी महतो के पास कोई बेहिसाब खेत नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि काबिले तारीफ है। इनकी सफलता का राज है कि ये खेतीबाड़ी से जुड़े नित्य नई तकनीकों की जानकारी हासिल करते रहते हैं। ये आधुनिक खेती के पैरोकार हैं। इन्होंने बागवानी मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और छोटी सी जमीन पर ही अमरूद की सघन खेती करके आज बहुत अच्छी आमदनी पा रहे हैं। साथ ही साथ ये फूलों की खेती और केचुआ खाद निर्माण से भी जुड़े हुए हैं। जो 10 डिसमिल में 105 पौधा लगे हुए हैं और अच्छा उससे मेरा फल आ रहा है और कम जगह पर ज़्यादा पौधा लगा है, जिससे उत्पादन मेरा ज़्यादा हो रहा है कम जगह पर ही, और उससे जो है मेरा परिवार अच्छा चल रहा है और इनकम जो है मेरा अच्छा हो रहा है। वही चीज़ अगर हम सघन बागवानी नहीं करते तो 10 डिसमिल में जो है मेरा 5, 7 या 10 पौधा ही लगता, जिससे मेरा उत्पादन कम होता, इनकम मेरा आय कम होता। बागवानी का काज हम काफ़ी खुश हैं, अपना परिवार का भरण पोषण अच्छा तरह से कर रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहा है। आइए अब एक नज़र डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एस अय्यप्पन ने राजधानी रांची स्थित शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मत्स्य विभाग के पदाधिकारी और मत्स्य मित्र उपस्थित थे। डॉक्टर अय्यप्पन ने विभाग द्वारा संचालित योजना और कार्यक्रमों की जानकारी ली और भविष्य में इससे भी बेहतर काम करने को प्रोत्साहित किया। मत्स्य मित्र लोग इसी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है इन लोगों को। मेरा आशा है ये सब इसमें संभव हो जाएगा और जल्द ही झारखंड से 1 लाख टन मछली मिलेगी। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29.9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31.5 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32.4 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2150 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2350 रुपये से 2550 रुपये, गेहूं 1300 रुपये से 1400 रुपये, चना 4900 रुपये से 5100 रुपये, दाल अरहर 5200 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4150 रुपये से 4550 रुपये, दाल चना 5750 रुपये से 6150 रुपये, सरसों तेल 10150 रुपये से 10250 रुपये, चीनी 3600 रुपये से 3700 रुपये, आलू 1250 रुपये से 1350 रुपये और प्याज 930 रुपये से 1030 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार में कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी भाव का भी आपको पता चल ही गया। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सुबह के साथ ही शुरू होता है जीवन का कारोबार। पशुधन है मानव के लिए जीवन का आधार। संपूर्ण पौष्टिकता का गुण लिए दूध सदियों से मानव आहार का हिस्सा रहा है। सरकार पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए पशुधन की गणना करा रही है। पशु गणना कर्मचारी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आपके घर आएंगे। अपने पशुधन की सही जानकारी देते हुए गणना कर्मचारी से सहयोग करें। पशु गणना का प्रयास, पशुपालकों का विकास। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, विराम के बाद हमारे साथ दादा लोग भी जुड़ चुके हैं। तो दादा लोग, आप लोगों को जोहार। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है दादा। आपका क्या हाल चाल है? हाल तो सब कुछ बढ़िया है। हाँ हाँ। लेकिन हम लोग तो किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती से ही जुड़ा हुआ बात को थोड़ा जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे किसान भाई भी कार्यक्रम भी इसीलिए देखते हैं कि उनको तरह तरह की जानकारियाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियाँ उनको प्राप्त होती है। तो गांधरू भाई, हाँ हाँ, अच्छा, ये कुल्थी का खूब बढ़िया से खेती कैसे किया जाए, और कुल्थी का हम लोग बीज भी पैदा करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। हम किसान भाइयों को बता दें कि झारखंड में कुल्थी की खेती की संभावना बहुत ही अधिक है। किसान भाई, आप भी अगर चाहें तो कुल्थी की खेती करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने किसान भाइयों को भी जानकारी दिलवा देते हैं। हाँ, तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको कुल्थी की खेती की तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो दिलवाने के लिए हम लिए चलते हैं आपको अपने विशेषज्ञ जयपाल महतो जी के पास। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले हमारे किसानों को वही होता है कि बीज का जो ये कुल्थी जो होता है उसमें कौन कौन किस्म होता है और उसका परिपक्वता समय क्या क्या है? जी, किसान भाई जोहार। एक्चुअली में कुल्थी के जो वेराइटी कहते हैं, जिसको किस्म कहते हैं, वो किस्म में हमारे यहाँ 2 किस्म का जो है आप लोगों को अनुसूचित किया जाता है। जो पहला जो है एक हमारा अपने विश्वविद्यालय की वेराइटी है बिरसा कुल्थी 1, जो कि 95 दिन में पकती है और 12 क्विंटल यील्ड जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। इसका पहचान है जो क्रीमी कलर का ये दिखता है, ठीक है, कहने का मतलब उजला दूधिया टाइप का ये दिखाई पड़ता है। इसका सीड का कलर होता है। जबकि आप मधु के विषय में आए तो मधु का सीड जो है मटमैला होता है। ये जो है 100 दिन में पक जाता है और ये जो है 10 क्विंटल के लगभग ये सीड देती है। तो इस समय हमारे किसान भाई क्या क्या ध्यान दें ताकि रोग का प्रकोप जो होता है वो न लगे, और लगे तो उसका क्या इलाज हो? किसान भाई, अभी तो है आपका फसल करीब करीब हमको लगता है कि 25 से 30 दिन के आसपास हो चुकी है। तो अगर आप देखें कि आपके खेत में भुआ पिल्लू का प्रकोप अगर नज़र आए तो थायोडाइन M45 या इंडोसल्फान को 1.5 लीटर जो है करीब करीब 1000 लीटर पानी में मिलाकर और 15 दिन के इंटरवल पर आप छीटें, जिससे अगर कंट्रोल हो जाए तो उसे रोक दें। लेकिन 15 दिन के इंटरवल पर देखें कि अगर उसका पॉपुलेशन जो है उसका संख्या कम हो रहा है तो आप कंटिन्यू करें। अगर ख़त्म हो गया है तो फिर उसको डालने की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख यही जो है कीड़े का होता है। अन्य बीमारी कोई बहुत ज़्यादा हम लोग के रीजन में ये इसमें कुल्थी में नहीं लगता है। तो भुआ पिल्लू का ही इसमें प्रकोप ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, अब तो चूँकि ये लग चुका है, और दूसरी चीज़ इसमें होता है कि सिंचाई की व्यवस्था बहुत आवश्यक होती है। तो सिंचाई कब कब हमारे किसान भाई करें ताकि इसका उत्पादन क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा हो? एक्चुअली में हम लोग के जो ये चूँकि खरीफ क्रॉप है, ऐसे भी इस बार तो मौसम ऐसा है कि पानी जो है खेत में अभी कल परसों के ही पानी हो गया है, तो नमी तो अभी नहीं रहेगा। और अगर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होती है कभी कभी दीमक का ज़्यादा होती है, तो अगर दीमक का हो तो दीमक का दवा जो है जब खेत तैयार करें उसी समय डाल दें तो दीमक का जब मॉइस्चर कम होगा तो दीमक कम लगेगा, ठीक है। वैसे है कि अभी जहाँ तक अगर ऐसे भी अगर जिस खेत में अगर पानी नहीं ठहरता है, अगर नमी नहीं हो तो आवश्यकता अनुसार जो है 20 से
40 दिन के इंटरवल पर आप देख लें कि पानी की आवश्यकता है, नमी अगर ज़मीन में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको आप पानी 20 से 40 दिन के 20 दिन के पहला, दूसरा जो है 40 और से 45 दिन के इंटरवल पर दें। तो डॉक्टर साहब अब है कि खाद की मात्रा इसमें कब कितना मात्रा में डालेंगे, ये बताएं हमें। हाँ, एक्चुअली में हमारे यहाँ जो है कि कुल्थी के लिए जो है 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो जो है पोटास देते हैं। साथ में सल्फर का भी 20 किलो जो है दलहनी फसल में देना आवश्यक है। ऐसे कभी कभी है जो कि कहीं कहीं पर भी जो जिंक का भी कमी महसूस हुआ है, ठीक है, तो उसके जगह पर है जो जिंक फॉस्फाइड को भी दे सकते हैं। तो ये जो है कि अगर आप ज़मीन के जो है आप पहले जो है टेस्ट करा लें कौन कौन तत्व की कमी है, उसी अनुसार से जो है उसका मतलब कि गणना करके और उतना ही खाद को दें। तो किसान भाइयों को अब जब बताएंगे कि कुल्थी का बीजोत्पादन किस प्रकार से करेंगे किसान भाई। एक्चुअली में देखिए कि बीज उत्पादन और जो हमारा उत्पादन का तकनीक है करीब करीब सेम है, लेकिन इस प्रक्रिया में जब आप जो भी उत्पादन करते हैं उसमें जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो हो जाता है, तो ये बीज का उत्पादन हो जाता है। इसमें जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में करना क्या है कि सबसे पहले जो है आप पहले खेत का देख लें। उसमें कंडीशन ये होता है कि इसमें कई तरह के 4-5 जो है स्टैंडर्ड चाहिए। पहला स्टैंडर्ड है कि जो इसका जो है ना कि आप खेत का पहले देख लें कि खेत में जो है जो वैरायटी को आप ले रहे हैं वो पिछले साल उत्पादन नहीं किया गया हो, तो ये सब जो है इस चीज़ को ध्यान रखें। पहला तो ये हुआ। उसके बाद में जो है इसका जो है निरीक्षणकरण करते हैं कि मतलब कहने का मतलब कि जब भी अगर आप फसल को लगा देते हैं तो 2 बार कम से कम इसमें जो है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से ये भी प्रक्रिया जो है मतलब कि उस रजिस्ट्रेशन जो होता है उसकी प्रक्रिया है कि जब आप एप्लीकेशन को दे देते हैं, फीस को दे देते हैं, वो प्रति हेक्टेयर जो है करीब करीब 160 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जमा करना फीस होता है, जो कि आधार और मतलब कि नहीं प्रमाणित सीड को बना सकते हैं। लेकिन इन सभी के लिए निरीक्षण होता है, 2 बार होता है। एक तो है कि जब फ्लावरिंग हो जाएगा उस समय है, और जब एक जो है फल निकलने लगता है मतलब पकने लगता है उस समय 2 समय इसका निरीक्षण होता है। उसके बाद में जो है आइसोलेशन कहते हैं, मतलब कि एक खेत से दूसरे खेत की दूरी होना चाहिए। जैसे अगर हम इस खेत में अगर लगाए हैं तो ये आधार बीज के लिए 10 मीटर की दूरी और प्रमाणित के लिए 5 मीटर की दूरी में कोई दूसरी वैरायटी या सेम वैरायटी कोई भी नहीं लगना चाहिए। तो ये जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होती है। ये जो हुआ हमारे खेत के प्रमाणिक हुआ। लेकिन अब इसके बाद में आते हैं तो अब जो है बीज का प्रमाणिकता भी होता है। इसको सैंपल को दे देते हैं, सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्ट की जाती है। उसमें जो है इसकी शुद्धता जो है 98% होना चाहिए। 2% जो है उसका जो इनर्ट मैटर होता है, मतलब कि जैसे भूसा वूसा अगर रह गया या अलग और सीड है, इन सभी का होना है। उसके बाद में जो है कि अगर अलग सीड का भी है, दूसरे वैरायटी का जो डिस्टिंग्विश वैरायटी है उसको अलग होने के लिए उसकी भी मात्रा निर्धारित है कि अधिकतम जो है उसमें आधार में जो है 5 होना चाहिए और 10 जो है प्रति केजी के हिसाब से प्रमाणित में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो है कि मॉइस्चर की क्षमता भी जो है इसके निश्चित होती है। इन सभी का रिपोर्ट जो है आपके सीड टेस्टिंग के लिए जो आप सैंपल देंगे उस सैंपल के आधार पर मिलेगा। इसमें जो है करीब करीब 10% जो है दोनों के केस में, मतलब आधार में भी और प्रमाणित में भी, ये परसेंटेज जो है मॉइस्चर होना चाहिए सीड में। जब सीड सुखा देते हैं तो उसमें 10% होना चाहिए, 8 से 10 होना चाहिए। उसके बाद में यह है कि अब जो होता है कि वेपर प्रूफ कंटेनर होता है, उसमें जो है आप क्या करें कि वेपर प्रूफ कंटेनर के लिए मतलब टाइट कंटेनर में कभी कभी सीड को हम पैक करके रखते हैं। उसके लिए जो है कम से कम 7-8 से कम होना चाहिए, यानी 7-8 के बीच में आप मॉइस्चर को रखें, आधार के लिए भी और प्रमाणित के लिए भी। इन सभी बातों को आप ध्यान देंगे तो एक याद रखें कि ये आपका प्रमाणित होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना ये आपका सिर्फ उत्पादन होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है ज़रूरी है। आधार के लिए अलग है फीस, फिर उसके बाद प्रमाणित के लिए भी अलग है फीस। ये आपको जमा करना होगा, पहले एप्लीकेशन देना होगा, यही है इन सभी प्रक्रिया। इसके बाद भी आप जो है हमेशा याद रखें कि जो भी फसल है
बीज उत्पादन का, उसमें बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसकी मतलब बीमारी के जो भी हो रोकथाम के लिए पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि हम इसको अच्छा और गुणवत्ता सीड जो है आने वाले किसानों को दे सकें, आपकी उपज जो है अच्छा मिल सके। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, अब हम बूझ गए कि कुल्थी का उन्नत खेती करने के लिए का बात का ध्यान रखना होगा और कुल्थी का बीज पैदा करने के लिए कौन कौन बात का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, और आपके साथ साथ हमारे किसान भाई भी बुझ गए कि भाई कुल्थी की खेती कैसे की जा सकती है और उसका बीज उत्पादन, अच्छा बीज उत्पादन, बेहतर बीज उत्पादन किस तरह से किया जा सकता है। क्यों दादा? हाँ एकदम, बात तो देखिए अभी हो गया एक, कुल्थी की उन्नत खेती कैसे होगी। बात सीधे एक और बात हुआ। क्या? हम अभी गए थे खिलाड़ी, लौट रहे थे, बरामदे में हमको श्यामधनी महतो जी से भेंट हुआ। अच्छा, अरे क्या किसान है जी, कितना संपन्नता उनमें है, क्या खेती करते हैं। ये बात हम चाह रहे हैं कि हमारे किसान भाई भी जाने को कैसे खेती करते हैं। वाह भाई, हम तो चाहेंगे कि हर किसान सफलता की तरफ अग्रसर हो और सबको विकास मिले। क्यों दादा? और सबकी आर्थिक उन्नति हो, और हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है। तो चलिए हम अपने किसान भाइयों को मिलवाते हैं श्यामधनी महतो जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप सबसे पहले ये बताएं कि आप किस चीज़ की जो है वो खेती कर रहे हैं? हम जो है अपने यहाँ पहले जो है सब्जी खेती परिवार वाले करते थे, लेकिन बीच में जो है 10 साल पहले से प्रशिक्षण प्राप्त किए फूल की खेती के लिए, और फूल की खेती हम अपने यहाँ शुरू किए और 2 साल 3 साल तक जो है हम अकेले फूल की खेती करें। उसके बाद लगा कि फूल की खेती से कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो दूसरे किसानों को भी जोड़ने का काम किए, बताने का कि आप लोग भी फूल की खेती कीजिए, और किसान इस तरह से जुड़े और गेंदा, ग्लेडुलस, जरबेरा और गुलाब की खेती जो है किसानों को हमने बताया कि कैसे उसका कटिंग करेंगे, कैसे उसका बीज तैयार करेंगे अपने यहाँ, और किसान खेती करेंगे। इसका तौर तरीका जो है हम अपने स्तर से किसानों को बताने का काम करते थे। जी श्यामधनी जी, आप ये बता रहे हैं कि आप और भी किसानों को बता रहे हैं, क्या आप ये बताएंगे कि आपको ये सारी तकनीकों की जानकारी कहाँ से मिले? ये प्रशिक्षण जो है हमें हर प्लांडू जो है टाटा रोड में, वहाँ से हमको प्राप्त हुआ, और रामकृष्णा मिशन से कि कैसे फूल की खेती करें, वहाँ 1 सप्ताह का प्रशिक्षण में हम गए थे। और बीच बीच में जो है समिति जो है वहाँ से भी हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और अपने साथ जो किसान हमने सेलेक्ट किए या तो चयन किए क्षेत्र से, उनको भी प्रशिक्षण में ले जाने का काम करते थे। जी किसान भाइयों, श्यामधनी जी बता रहे हैं कि वो हार पलांडू से प्रशिक्षण लिए हैं, आप भी हार पलांडू से भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके आप उन्नत किस्मों की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे सघन बागवानी की, जो कि एक बेहतर रोजगार के अवसर आपको दे सकते हैं। तो सघन बागवानी कैसे कर रहे हैं श्यामधनी जी, ये आपको वो खुद बताएंगे। तो श्यामधनी जी ये बताएं कि सघन बागवानी की खेती आप किस तरह से? अभी जो हम लोग खड़े हैं, इसका ठीक पीछे मेरा 10 डिसमिल का एक प्लॉट है, जहां हमने अमरूद की पौधा लगा रखी है सघन बागवानी के तहत, जिसमें 10 डिसमिल में 105 पौधा मेरा लगा हुआ है। 2009 में पलांडू से प्लांट खरीदने के बाद हम लाकर अपने यहाँ लगाए हैं, और 6 महीना के बाद मेरा फल आना शुरू हो गया था। 2 साल के बाद प्रत्येक पौधा में साल में 2 बार तोड़ते हैं, तो मोटा मोटी 12 kg के आसपास हम एक पौधा से फसल लेते हैं। और फल ही नहीं, बीच में जो है जगह बचता है उसमें हम फूल का, और ज़्यादातर तो हम लोग फूल का ही खेती करते हैं, लेकिन बीच बीच में सब्जी का भी खेती किया जा सकता है। जो किसान फूल नहीं करना चाहे उस सब्जी का खेती बीच में ले सकते हैं। श्यामधनी जी आप हमें ये बताएं कि ज़मीन कैसे उपलब्ध हो रही है आपको? ज़मीन जो है मेरे यहाँ, मेरा अपना जो परिवार का ज़मीन बहुत कम था, लेकिन करने का एक हमको इच्छा था कि कुछ करें और बागवानी और फूल की खेती पर हम करें। तो इसीलिए जो है जगह और ज़मीन की व्यवस्था नहीं रहने के चलते हमने लीज की ज़मीन अपने गाँव से 5-7 किलोमीटर दूर आके और लेके अभी हम कर रहे हैं लीज पर। किसान भाइयों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि
जमीन ना हो तब भी अगर आप खेती करना चाहें तो आप कैसे खेती कर सकते हैं। जमीन उपलब्ध हो जाती है, आपके ग्रामीण आपको लीज पर जमीन दे देंगे, या अगर आपके स्वयं की जमीन है तब भी आप खेती कर सकते हैं। यहाँ तक कि सरकारी संस्थाएं भी आपको मदद देती हैं जमीन उपलब्ध कराने में। साथ ही बीज और जो सिंचाई की व्यवस्था है उसे भी आपको वो बताने के लिए तत्पर हैं। तो हम आगे भी जाने की जो श्याम जी हैं उन्हें किस तरह से मदद मिली है। श्याम जी बताएं, आपको कौन कौन सी संस्थाओं से मदद? अभी जो है शुरू तो हम लोग अपने स्तर से किए, किसानों को चेन सिस्टम बना के जब 2 साल 3 साल गुजर गया, उसके बाद अभी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से हम लोगों को फूल की खेती के लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी उन्नत तकनीक से कैसे हम लोग फूल की खेती करें, उसके लिए पॉली हाउस, शेडनेट, ये भी हमारे किसान को बनाया जा रहा है। अगले वर्ष जो है 2011-12 में जो है करीब 13 पॉली हाउस और शेडनेट हमारे यहाँ के किसान को, इटकी और बेड़ो प्रखंड के किसानों को दिया गया। और इस बार भी जो है पॉली हाउस और शेडनेट के लिए किसानों का चयन करके हम लोग सूची दे दिए हैं। और फूल की खेती के लिए गेंदा और ग्लेडुलस का कंद और गेंदा का पौधा जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अभी 45 किसानों को उपलब्ध कराना है और किसान उसका खेती करें और जो भी लाभ होगा किसान का अपना होगा। इस तरह से राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है फूल की खेती के लिए काफ़ी प्रोत्साहन कर रही है, या तो फलदार गज के लिए भी, और इसी तरह से जो सिंचाई के लिए जैसे ड्रिप सिस्टम अभी जो या स्प्रिंकलर जो लगा हुआ है, इसके लिए जो है सूक्ष्म सिंचाई एक मिशन है, उसके तहत जो 90% सब्सिडी में किसानों को उपलब्ध कराया जाए, जो मेरे यहाँ अभी लगाए और अपने क्षेत्र के 80 एकड़ में लगाने के लिए किसानों का चयन कर लिए हैं और डिपार्टमेंट को हम लोग इसका भी सूची दे दिया है। बहुत जो है लगने का काम भी शुरू हो गया है बड़े पैमाने पर क्षेत्र में। वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया, लेकिन बिल्कुल मजा आ गया। हाँ, श्यामधनी महतो जी से मिल करके बहुत ही अच्छा लगा और किसान भाइयों को भी अच्छा लगा होगा। किसान भाइयों, आपकी भी चाहत होगी कि आप भी श्यामधनी महतो जी की तरह सफलता अर्जित करें और उनकी सफलता का राज आपने जान भी लिया। तो अब हमें लगता है कि अब हमें अपने किसान भाइयों से इजाज़त लेना होगा। हाँ, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम अपना पता बता दें। बताइए। तो किसान भाइयों, हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें आपके खतों का इंतज़ार रहेगा। तो इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।